एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम लक्षणा के विषय में फिर चर्चा करेंगे। आज से पूर्व तक आचार्य मम्मट ने लक्षणा के जो भेद हो सकते थे उन सब भेदों को उदाहरण सहित समझाया। अब 17वीं कारिका में 17वें सूत्र में 12वीं कारिका है, उसमें फिर कह दिया कि लक्षणा तेन षड्विधा, इससे लक्षणा 6 प्रकार की हो जाती है। आद्य भेदाभ्याम सह, यानी शुरू के जो भेद थे उन सब को मिलाने पर ये 6 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया, आचार्य का कहना है कि लक्षणा 6 प्रकार की होती है। 4 प्रकारों का तो अभी वर्णन किया, यानी गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना, और 2 प्रकारों का पहले वर्णन कर दिया गया था। अर्थात शुद्धा के 2 भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये पहले बता दिए गए थे। उक्त प्रकरण को लिखने में आचार्य मम्मट ने मुकुल भट्ट का बहुत अनुसरण किया है। कतिपय अपवादों को छोड़कर पूरा लक्षणा प्रकरण उन्हीं पर आधारित है। जहाँ कहीं आचार्य भट्ट ने जो विवेचन किया उससे सहमत नहीं हो सके हैं, वहाँ उसे खंडन कर दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लक्षणा भेदों का विवेचन भी आचार्य ने मुकुल भट्ट के अनुसार ही किया है। मुकुल भट्ट ने लक्षणा के प्रथमतः 2 भेद किए थे, शुद्धा और उपचार मिश्रा। शुद्धा के 2 भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपचार मिश्रा के 2 भेद, शुद्धोपचार और गौणोपचार। ये दोनों प्रत्येक 2-2 प्रकार के, यानी सारोपा और साध्यवसाना। इस प्रकार उपचार मिश्रा 4 प्रकार की हो जाती है, यानी सारोपा शुद्धोपचारा, साध्यवसाना शुद्धोपचारा, सारोपा गौणोपचारा, साध्यवसाना गौणोपचारा। इस प्रकार शुद्धा के 2 भेद और उपचार मिश्रा के 4 भेद, ये मिलाकर के 6 प्रकार की लक्षणा हो जाती है। मम्मट ने इसी विभाजन का पूरा अनुसरण किया है। उन्होंने उपचार मिश्रा शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, किंतु शुद्धा के प्रकरण में लिखा है ये दोनों प्रकार की लक्षणा, यानी उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, उपचार से मिश्रित न होने के कारण शुद्धा कही जाती है। इससे सिद्ध होता है कि शुद्धा से भिन्न लक्षणा उपचार मिश्रा होती है। इस प्रकार इस भेदोपभेद कल्पना में मम्मट और मुकुल भट्ट में कोई भेद नहीं रह जाता है। इस बात को न समझने के कारण ही डॉक्टर प्रेमस्वरूप गुप्त को मम्मट का विवेचन अटपटा लगा है। माणिक्य चंद्र तथा जयंत भट्ट ने मम्मट की व्याख्या इसी प्रकार से की है। लक्षणा के विषय में काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। मम्मट ने जो निर्दिष्ट किए हैं ऐसे 6 भेदों के, उनके निरूपण में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। इसका कारण यह है कि आचार्य ने एक तो उपचार मिश्रा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, दूसरे शुद्धा इस भेद को मूल भेदों में ही माना है, और उपचार मिश्रा के एक भेद के रूप में भी उसे अंगीकृत किया है। इसी से भ्रांत धारणाएं बनी हैं, क्योंकि टीकाकारों ने शुद्धा इस मूल भेद को उपचार मिश्रा के एक भेद शुद्धा के साथ मिला देने की भूल की है। मुकुल भट्ट ने उसे शुद्धोपचार कहकर भ्रम का अवसर ही नहीं रहने दिया। इसी भ्रम के कारण विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से इन भेदों को व्याख्यायित किया है। 2 एक उदाहरण देखिए। प्रदीपकार
ने जो मत दिया है पहले उसको देखते हैं। प्रदीपकार गोविंद ठाकुर ने शुद्धा लक्षणा के दो भेद किए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर इन दोनों के दो दो भेद कर दिए, सारोपा और साध्यवसाना। इस प्रकार शुद्धा के चार भेद हो गए। गौणी दो प्रकार की होती है, सारोपा और साध्यवसाना। प्रदीप की इस व्याख्या का समर्थन उद्योतकार ने भी किया है, किंतु ग्रंथ के पौर्वापर्य को देखने से यह व्याख्या ठीक प्रतीत नहीं होती है। वामन ने बालबोधनी में एक व्याख्या यह दिखलाई है कि लक्षणा के प्रथमतः दो भेद होते हैं, शुद्धा और गौणी। शुद्धा चार प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा और साध्यवसाना। और गौणी दो प्रकार की, सारोपा और साध्यवसाना। किंतु इसमें शुद्धा के भेदों का परस्पर सांकर्य हो जाता है, अतः यह मत मान्य नहीं है। चंडीदास ने षड्विधा की व्याख्या और ही प्रकार से की है। उनका कहना है कि लक्षणा के 6 प्रकार उसके विभाजक तत्व हैं। उनकी व्याख्या के अनुसार षड्विधा की व्युत्पत्ति हो गई, षड्भिः उपाधिभिः कल्पिता विधा प्रकारः यस्याम सा, अर्थात लक्षणा में 6 उपाधियों से प्रकारों की कल्पना की गई है। वे 6 उपाधियां हैं, रूढ़ि, प्रयोजन, उपादान, लक्षण, आरोप और अध्यवसान। इनमें रूढ़ि और प्रयोजन के 4 भेद, यानी उपादान, लक्षण, आरोप और अध्यवसान, तथा गौणी और शुद्धा के ये ही 4 भेद मिलाकर के 16 भेद हो जाते हैं। एक तो यह वर्गीकरण अपने में ही विचित्र लगता है, दूसरे इसकी संगति काव्य प्रकाश के मूल पाठ से नहीं लगती है, इसीलिए प्रदीपकार ने इसका खंडन कर दिया है। एक अनुपपत्ति है जिसका उत्तर भी हम यहाँ देना चाहेंगे। उक्त लक्षणा भेदों के विषय में एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि इन भेदों में निरूढ़ा लक्षणा का समावेश न करना एक न्यूनता है। यह कहना ठीक नहीं कि यहाँ पर आचार्य ने प्रयोजनवती लक्षणा के ही 6 भेद बतलाए हैं, क्योंकि यहाँ लक्षणा के 6 भेद कहे गए हैं, प्रयोजनवती लक्षणा के नहीं। अतएव उक्त 6 भेदों को मिलाकर लक्षणा के 7 भेद होने चाहिए। 6 भेद कहना असंगत है। इसका उत्तर यह है कि आचार्य ने रूढ़ि को लक्षणा भेद के प्रसंग में नहीं लिखा है। रूढ़ि तो अथप प्रयोजनात् कहकर वहाँ पर लक्षणा के 2 हेतु बतलाए गए हैं। इन दोनों हेतुओं से होने वाली जो लक्षणा है उसके 6 भेद होते हैं। निरूढ़ा लक्षणा के भेदों में भी यथासंभव उक्त 6 भेद हो सकते हैं, किंतु परंपरागत रूप में अभिधावत हो जाने के कारण उसके भेदों पर विचार प्रायः नहीं किया जाता है। एक विचार बहुत असंगत लगता है। कुछ लोग उक्त 6 भेदों पर यह कहकर आक्षेप करते हैं कि गौणी में भी उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये 2 भेद संभव है, किंतु यह कथन युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि सादृश्य संबंध में त्याग और ग्रहण पर विचार संगत प्रतीत नहीं होता है। लक्षणा भेदों का काव्य में उपयोग क्या है? लक्षणा के उक्त भेद विभिन्न प्रकार के काव्यों के भी उपयोगी होते हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के आधार पर क्रमशः अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ये 2 भेद काव्य के निष्पन्न हो जाते हैं। गौणी सारोपा और गौणी साध्यवसाना ये दोनों क्रमशः रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति का मूलाधार हैं। शुद्धा सारोपा कार्य कारण व्यत्यास मूलक अतिशयोक्ति उपलक्षिका है और शुद्धा साध्यवसाना कार्यकारिता के सामर्थ्याधिक्य रूप व्यंग्यार्थ संपादन की प्रयोजिका होती है। मम्मट से पूर्व में भी काफ़ी लोगों ने लक्षणा के विषय में चर्चा की है।
मीमांसा, न्याय, वेदांत, व्याकरण और साहित्य शास्त्र में लक्षणा पर तो विचार पुष्कल रूप में हो चुका था, किंतु लक्षणा भेदों पर स्वतंत्र प्रकरण बहुत कम मिलता है। मीमांसा दर्शन में लक्षणा भेद के प्रसंग में प्रचलित प्रायः सभी शब्द मिल जाते हैं और इस प्रकार उन आचार्यों के अभिमत का उन्नयन किया जा सकता है, किंतु लक्षणा भेद का कोई स्वतंत्र प्रकरण नहीं मिलता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मीमांसकों ने मुख्यतर वृत्ति दो प्रकार की मानी है, गौणी और लक्षणा। गौणी के भेदों पर विचार नहीं किया गया। लक्षणा के तीन भेद किए गए, निरूढ़ा, सांप्रतिकी यानी प्रयोजनवती और असांप्रतिकी यानी निष्प्रयोजनवता। प्रथम दो भेद काव्योपयोगी होते हैं, किंतु अंतिम भेद काव्य दोष यानी नैयार्थ दोष माना जाता है। सांप्रतिकी लक्षणा चार प्रकार की मानी गई है, जहद स्वार्था, अजहद स्वार्था, जदह जहद स्वार्था और लक्षित लक्षणा। जहद स्वार्था काव्य शास्त्र की लक्षण लक्षणा है और अजहद स्वार्था उपादान लक्षणा है। अंतिम दो भेदों का काव्य शास्त्र में उपयोग नहीं हुआ है। जद है जहद वेदांतियों के भागत त्याग लक्षणा के समकक्ष मानी गई है, जिसका उपयोग भगवान शंकराचार्य ने तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों की व्याख्या के लिए किया है। लक्षित लक्षणा द्विरेफ पद की व्याख्या के लिए मानी गई है। पूर्व तथा उत्तर मीमांसा ग्रंथों में लक्षणा भेद का इतना ही सार है। प्राच्य व्याकरण और प्राच्य न्याय में लक्षणा भेदों के विषय में कोई विवेचन अधिगत नहीं हुआ है। नव्य व्याकरण और नव्य न्याय का मम्मट के पहले आविर्भाव ही नहीं हुआ था, इसलिए उनके विषय में चर्चा करना ही व्यर्थ है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने जो लक्षणा के 6 भेद किए थे, उनसे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, उनमें से मुकुल भट्ट को ही हमें समझना चाहिए। इन्होंने यद्यपि लक्षणा को पृथक वृत्ति नहीं माना, उसे अभिधा के एक भेद के रूप में ही स्वीकार किया है, फिर भी इसके भेदोपभेद के विषय में पर्याप्त विचार किया है। इनकी मान्यता की ऊपर चर्चा हो चुकी है और उसका मम्मट से समन्वय भी दिखलाया जा चुका है। इनके एतद विषयक विचार 2 कोटियों में विभाजित किए जा सकते हैं। कुछ विचार काव्योपयोगी हैं और कुछ शब्द शास्त्र के लिए आवश्यक हैं। मम्मट के द्वारा काव्योपयोगी विचारों का समाहार काव्य प्रकाश में किया गया है और शब्द शास्त्रोपयोगी विचारों को शब्द व्यापार विचार नामक ग्रंथ में अपनाया गया है। मम्मट का लक्षणा और तद्भेद प्रकरण पूर्ण रूप से मुकुल भट्ट से प्रभावित है। जहाँ कहीं ये मुकुल भट्ट से सहमत नहीं हो सके हैं, वहाँ उन्होंने उनके विचारों का खंडन कर दिया है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने जो लक्षणा तेन षड्विधा या कथन किया गया है, उसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अग्रिम कारिकाओं पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमें प्रतीक्षित कीजिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।